चंदा को ससुराल में आए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन चंदा अपने ससुराल के लोगों को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तक उसने अपनी सास को जितना समझा था, उसे न जाने ऐसा क्यों लगा कि उसकी सास सबसे अलग है। मुझे अब तक ये भी समझ आई, पापा जी भी समझ आए, लेकिन माँ जी मुझे अभी तक कंजूस ही लगी है। क्या सच में माँ जी कंजूस है? लेकिन इतना बड़ा ससुराल है मेरा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो भला इनका दिल रसोई के लिए इतना छोटा कैसे हो सकता है? बहू, 2-4 मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय बना ले। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय में। इतना बोलकर चंदा किचन में जाती है और चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाकर चाय पत्ती और चीनी का डब्बा ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे 2 छोटे डब्बे मिलते हैं, जिसे खोलने पर चंदा को उन डिब्बों से 2 अलग-अलग पर्चे मिलते हैं। इसमें ये क्या है? इसमें तो लिखा है भूल कर भी 1 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं जानी चाहिए चाय में। और चाय पत्ती वाले पे भी कुछ है, इसमें लिखा है चाय पत्ती खत्म हुआ तो शाम की चाय पर आफत कर दूंगी। बहू, चाय नहीं बनी क्या अब तक तेरी? मेहमान चले जाएंगे तब तू चाय देने आएगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस चाय ही बना रही थी, लेकिन मुझे चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे पे कुछ मिला है। हाँ, वो इसीलिए रखा है क्योंकि तेरे पति और ससुर दोनों को ही चाय की बहुत लत है और वो 1 सप्ताह भी चीनी चाय पत्ती चलने नहीं देते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? और मुझे लगा ना जाने ये क्या है। चंदा चाय बनाने के बाद मेहमानों को चाय देकर आ जाती है। अब देर शाम जब सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला भी आते ही सरला से कहती है, अरे शाम हो गई है, जल्दी से जल्द सब्जी लेकर आते हैं, वरना रात हो जाएगी और रास्ता भी खराब है। अरे चलूंगी, रुक जा। अरे रुक जा थोड़ा, जितना लेट चलेंगे उतनी ही सस्ती सब्जी मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली अंधेरे में सब्जी लाने। और लास्ट में बची हुई सब्जियां जो होती है ना, वो सड़ी गली होती हैं। और पिछली बार की सब्जी में कीड़े थे ना। ना, चलना है तो अभी चल। अरे चाय तो पी लेने दे, बहू चाय बना रही है। अच्छा ऐसा बोलना, मेरे लिए चाय कह दे बहू को, और कुछ नहीं चाहिए। बहू रहने दे चाय। चल विमला, तू सही कह रही है, हम लेट हो जाएंगे। रुक, 1 गिलास पानी पी लूं, कब से ही प्यास लग रही है। अरे लेकिन तूने ही तो अभी कहा कि चाय पीकर चलते हैं। जरूर तूने सोचा होगा कि अब विमला को भी चाय पिलाना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद सरला किचन में जाती है और 5 मिनट में चाय पीकर हॉल में आ जाती है। विमला के साथ मार्केट जाने के लिए निकल पड़ती है। ये सब चंदा के समझ से बाहर था, लेकिन तभी सरला के जाने के बाद चंदा का ससुर अशोक अपनी बहू से कहता है, बहू, तू अपनी सास की हरकतों से परेशान है क्या? अरे वो तो ऐसी ही है, और तुझे इतने दिन हो गए, ये तो तुझे पता चल गया होगा कि तेरा ससुराल बड़ा है, लेकिन उसकी रसोई वो तो छोटी है। लेकिन पापा जी, माँ जी इतनी कंजूसी खाने पीने में क्यों करती हैं? अरे वो तो ऐसे ही है, रसोई में इतनी कंजूसी करती है ना, तो कभी कभी मन करता है मेरा कमाना बेकार है, कमाओ ही ना। पापा जी, आपको चाय पीनी है क्या? चाय के साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी बना दूं? हाँ बहू, बना दे ना। जाने पकोड़े भी खाए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन उसके आने से ना पहले किचन साफ कर दियो। पापा जी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। चंदा अब रसोई में जाती है और अपने ससुर के लिए चाय पकोड़े बनाने में लग जाती है। कुछ समय बाद ही चंदा पकोड़े बनाकर अपने ससुर को देती है और अशोक भी गर्मा गर्म चाय पकोड़े देखकर और उन्हें खाकर बहुत खुश होता है। वाह बहू वाह, आज लग रहा है सालों बाद कुछ अच्छा खाया है मैंने। वैसे तेरी सास आती होगी, तू भी खा ले और रसोई साफ कर दे, वरना वो आ गई ना तो तांडव करेगी। हाँ पापा जी, माँ जी के आने से पहले मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अब चंदा रसोई साफ करके चली जाती है। तभी सरला सब्जियां लेकर आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, ये ले सब्जियां, ये ले आई हूँ, लेकिन इसे 1 सप्ताह तक चलाना। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? सुन क्यों नहीं रही है? अरे लाओ लाओ, मैं रख देता हूँ रसोई में ये सब्जियाँ। अरे बहू तो रसोई में काम कर रही है। ठीक है, जाकर इसे रसोई में रखकर बहू को ये भी बता देना कि ये 7 दिन चलेगी और उससे 1 दिन भी पहले सब्जी खत्म हुई तो सबको घर में नमक रोटी खिलाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बस चले तो तुम घर में खाना ही ना बनाने दो और सबको भूखे मार दो। हाँ क्यों नहीं, तभी तो तुम्हारी ये टोन बाहर को आ रही है, बिना कुछ खाए पिए ही। क्यों, है ना? अशोक भी सरला के कहने पर सब्जियों को किचन में रखाता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और सरला की आदतों में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसकी कंजूसी तो बढ़ती ही जा रही थी। एक रोज सरला अपनी बहू को सुबह सुबह समझा रही होती है।
बहू आज अमन को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, तो तू ध्यान से, मैंने जैसे बताया है उस हिसाब से ही चीजें बना कर दियो। न ज्यादा तेल, न ज्यादा मसाले, और ना ही ज्यादा अच्छी चाय बना कर लाइयो। अब क्या लड़की वालों के खाने में भी कंजूसी करोगी? अरे क्या कहेंगे वो? घर देखो महल जैसा है और रसोई देखो कितनी छोटी है। तो क्या उन्हें 5 स्टार होटल से खाना मंगवा कर खिलाऊं? अरे मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें 5 स्टार का खाना बना के खिलाओ। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ उन्हें अच्छा खाना खिलाओ। अरे वो हमारे घर हमारे बेटे को देखने आएंगे। अरे इतनी कंजूसी करके दिखाओगी ना तो क्या कहेंगे वो? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि बचत करने में कोई बुराई नहीं है। सरला किसी की नहीं सुनती और चंदा भी अब अपनी सास की बात मानकर ऐसा खाना बना देती जो उसके पूरे घर में खाया जाता था। लेकिन लड़की वाले जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें इतने बड़े घर का खाना देखकर बहुत हैरानी होती है। बहन जी, आपका घर बड़ा सुंदर है और बड़ा भी है। हमने जितना सुना है आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपके इस बड़े घर की रसोई छोटी है? आप कहना क्या चाहती है बहन जी कि हमारे घर के खाने में स्वाद नहीं है या अच्छा नहीं बनाते? अरे बहन जी, आपने अपने मुंह से ही सच्चाई बता दी। और रहने दीजिए, हम अपनी बेटी को ऐसे कंजूस घर में नहीं ब्याह सकते। और आप क्या ये बिना आलू के समोसे खा रहे हैं जी? चलिए यहाँ से। बड़ा कह रहे थे लड़के वालों के पास ये है वो है, देख लिया ना, इनके पास तो समोसे तलने के लिए तेल तक नहीं होगा। इतना बोलकर लड़की वाले वहाँ से तो चले जाते हैं। अब चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आपकी कंजूसी का नतीजा देख लिया ना। आपने इतना बड़ा महल तो बना लिया है, लेकिन अब लोगों की सोच भी तो यही होगी ना कि ये घर इतना बड़ा है तो घर के लोग अच्छा अच्छा खाना भी खाते होंगे। बहू, अब मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी खा नहीं सकते, लेकिन मेहमानों को तो कुछ अच्छा खिला सकते हैं ना। माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। मेरे बड़े ससुराल की असल में छोटी रसोई है। इस पर इतने सालों तो किसी की बात का असर नहीं हुआ, पता नहीं अब क्या हो गया। क्यों? आप क्या चाहते हैं? आपको भी मेहमानों की तरह अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती रहूं? खाने के सिवा और कोई काम नहीं है ना आपको? तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये घर तुमने अपने बाप की कमाई से बनवाई है। अगर मुझे कमाने के लिए बाहर भेजा होता तो इससे अच्छा घर बनाती जो इस पूरे मोहल्ले में किसी का हो ही नहीं सकता था। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे कमाई करना तो बहुत आसान होता है। वैसे आज जो तुमने मेहमानों के साथ किया है ना, अगर ऐसा ही रहा ना तो बेटे की शादी कभी होगी भी नहीं। हमारी बड़ी बहू हमारे घर में इसलिए बहू बनकर आ गई क्योंकि उसके पिता रंजीत मेरे अच्छे दोस्त थे और वो भी बचपन के। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा समझाओ मत कि क्या सही और क्या गलत। सरला उस दिन से फैसला लेती है कि वो मेहमानों का आदर करेगी, अच्छा खिला पिलाकर, लेकिन घर में कोई बदलाव नहीं हो सकता। उमा 2-3 साड़ी लेकर अपनी बहू आशिका की कमरे में जाती है और बोलती है, बहू जरा देख तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी ठीक लगेगी मुझ पर। माँ जी, आप साड़ी क्यों देख रही हो? कहीं बाहर जाना है क्या आपको? हाँ, वो पड़ोसन है ना अपनी, उसके साथ ही जाना है। वो क्या कहते हो तुम लोग, किट्टी पार्टी। आज मेरी उम्र की औरतें मिलकर किट्टी पार्टी कर रही हैं, तो वहीं जाना है मुझे। वाह माँ जी, आपकी तो किट्टी पार्टी चल रही है और मैं कहीं चली जाऊँ तो आपको दिक्कत होती है। तुझे कहाँ ही जाना होगा, तू तो घर संभाल बस। कहाँ बाहर जाना है तुझे? बाहर तो कहीं तब जाऊँ ना मैं जब आप मुझे जाने दोगी, कहीं जाने ही नहीं देती हो आप मुझे। तू ये सब मत कर, मुझे बस इतना बता कि साड़ी कौन सी अच्छी है। माँ जी, ये वाली ज्यादा अच्छी है और आप पर बहुत अच्छी लगेगी, है ना? मुझे भी यही पसंद आई थी। मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, खामखाई तुझसे पूछने आई मैं। माँ जी, जब आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है तो आप मुझसे पूछने क्यों आती हो? खुद पसंद कर लिया करो ना। बहू, तुझसे कुछ पूछ लिया है मैंने तो इतना बन मत, ठीक है ना? बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे बिना इस घर का कुछ हो ही नहीं सकता। तुझसे पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया क्या तुझे? माँ जी, बुरा नहीं लगा है मुझे। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अगर मुझसे किसी बात की सलाह मशवरा लेती हो तो कभी तारीफ भी कर दिया करो ना। मैं आपकी ही बहू हूँ, पड़ोसियों की नहीं। हाँ तो क्या हुआ, पड़ोसियों की बहुएं भी तेरी तरह हैं। तुझमें कुछ खास नहीं है, समझी? तुझसे कुछ बात क्या कर लो, अपना ही दुखड़ा गाने लगती है। तुझसे अच्छी तो पड़ोसियों की ही बहुएं हैं। ठीक है, आप सही और मैं गलत। अब तो खुश हो ना या और भी कुछ रह रहा है?
हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं तो किट्टी पार्टी में ही खा कर आऊंगी और नवीन भी देर से आएगा, तो तू दिन में जो बना था वही खा लियो। क्या अब अपने अकेले के लिए तू खाना बनाएगी? हाँ, यही तो बचा है। माँ बेटे बाहर घूमते रहे और बहू घर में बासी खाना खाए। जब कहीं चली जाऊंगी ना, तभी माँ जी को अपनी बहू की असली कीमत का एहसास होगा। उमा आशिका को हमेशा ही सुनाती रहती थी, उसे किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती रहती, और आशिका अपने लिए बोलती तो है, लेकिन उमा उसकी बात को जरा नहीं सुनती और सुनाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद आशिका का पति नवीन सुबह उठता है और घड़ी में समय देखता है, और नवीन को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो वो आशिका से कहता है, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। मैंने तो फाइल भी पूरी नहीं की है। पक्का आज सर ना मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। मेरा तो अब मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। आप पहले जाओ, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं जो सोच रहा हूँ ना वो भी हो सकता है। नवीन ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होकर जाने लगता है। तैयार होकर वो नाश्ता करने आता है और अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था। तभी वहाँ आशिका नवीन की ऑफिस की फाइल लेकर आती है और कहती है, चलो अच्छा है आपने नाश्ता भी कर लिया, मैंने आपकी फाइल पूरी कर दी है। एक बार आप रीचेक कर लेना, अपने हिसाब से मैंने सब ठीक किया है इसमें। क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी फाइल कंप्लीट कर दी? सही है। अरे आप भूल क्यों गए कि मैंने भी MBA कर रखी है, ये सब मुझे आता है। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा काम किया है। मुझे अपने आप पे गर्व है। हाँ नवीन, तेरी ही तो पसंद है। तेरे साथ रह रहकर बहू भी समझदार हो गई है। तेरे ऑफिस के काम में मदद की, तेरे लिए ही अच्छा है। अब बहू घर का काम भी कर लेगी और तेरी ऑफिस के काम में मदद भी कर देगी। लेकिन माँ जी, मुझे घर के ही इतने काम होते हैं, कभी कभी ही मदद कर सकती हूँ ना, ऐसे रोज थोड़ी। बहू तू ना धीरे धीरे कामचोर बनती जा रही है। मैं सब समझ रही हूँ तुझे। दो काम क्या बोल दो, तेरे तो नए नए बहाने आ जाते हैं। अरे अपने पति की मदद करेगी ना, इसमें क्या परेशानी है? माँ सही बोल रही है। और घर का काम क्या ही होता है, इधर झाड़ू मारी उधर पोछा मारा, काम खत्म। और इतने से ही काम में तुम थक जाती हो, इतनी भी काम चोरी मत दिखाओ। तू क्यों परेशान हो रहा है बेटा? मैं हूँ ना, अच्छे से समझा दूंगी बहू को कि काम कैसे संभालते हैं। इनकी तो मदद करके ही गलती कर दी मैंने। ऑफिस में जाते और अपने सर से सुनते ना, तब पता चलता इन्हें। हर बात में सुनाते ही रहते हैं ये लोग तो। बहू जा, नवीन का टिफिन पैक कर दे, ऑफिस भी जाना है उसे। तुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को तो बहुत काम है। जा आप टिफिन पैक कर दे अच्छे से। उमा और नवीन दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था। दोनों की इन सब बातों से आशिका को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके घर में किसी को भी आशिका की नहीं पड़ी थी। उन्हें तो बस यही लगता था कि आशिका का काम ही यही है, इसीलिए वो सब कभी भी आशिका की तारीफ नहीं करते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उमा अपनी पड़ोसन गीता के साथ बाहर मोहल्ले में बैठी हुई थी। काफी देर तक बातें करने के बाद वो गीता के साथ अपने घर आती है और आशिका को बुलाकर कहती है, बहू चाय बना दे मेरे और गीता के लिए। माँ जी, बर्तन तो अभी तक धुले नहीं हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा चाय बनाने में। मैं 4 घर घूम के भी आ गई और तेरा काम नहीं हुआ अभी तक। ओ माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू बस नाटक कर रही है ताकि काम ना करना पड़े। अरे उमा, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या पता सच में तबीयत खराब हो। देख कैसे कमजोर सी लग रही है। अरे तू नहीं जानती इसे, हर वक्त बहाना ही देखती है कि कौन सा बहाना बनाऊं और काम से बच जाऊं। तू ना पागल ही है। तेरी बहू सारा काम अकेले संभालती है, तभी तो तू बाहर कितनी भी देर तक घूम लेती है। बहू की कीमत अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन तुझे एक दिन पता जरूर चलेगी। कुछ भी, अरे ये हमेशा के लिए कहीं चली भी जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। फिर तो तू कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल है, तभी तो तुझे फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, वैसे मेरी माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन बाहर रहने जा सकती हूँ। अब बोल, तू अपनी बहू को उससे मायके तक नहीं भेज सकती है क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है बहू को मायके भेजने से। एक काम कर बहू, तू मायके जा और जब मन हो वापस आने का तभी आइयो। अब ठीक है ना? बहू को मायके जाने के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ध्यान रहे कोई परेशानी ना हो तुझे।
अरे मुझे क्यों परेशानी होगी, पहले भी तो सब मैं ही करती थी ना, तब तो कुछ नहीं हुआ। बहू के आने के बाद कुछ अलग थोड़ी हुआ था। मैं मदद ना करूँ तो बहू से काम ना हो। तब तो और भी अच्छी बात है, तुझे बार बार अपनी बहू को काम के लिए समझाना नहीं होगा। कुछ दिन तुझे तो सुकून के मिल गए ना। हाँ सच में, बहू तो एक काम नहीं करती, बस दिमाग ही खाती रहती है। अपने मायके जाएगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे, मेरे लिए ही अच्छा है ये तो। उमा अपनी बहू को मायके भेजने के लिए मान जाती है और आशिका कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। आशिका के अपने मायके जाते ही सारा काम उमा को करना पड़ता है। कुछ दिनों तक तो उमा जैसे तैसे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन जब उमा कपड़े धो रही थी तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। उसे कमर पर चोट आती है। ये बात जब आशिका को पता चलती है तो वो अपने मायके से तुरंत वापस आती है और जैसे ही उमा आशिका को देखती है तो बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तेरे पीछे मैं अकेले इतने दिन भी घर नहीं संभाल पाई, और जब तू सब अकेले करती थी तो मैंने तुझे कभी अहमियत नहीं दी। माँ जी आप वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आप तो ठीक हो ना, ज्यादा कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बहू, लेकिन गीता सही कहती थी, बहू की कीमत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है। और इन कुछ दिनों में सच में मैंने तुझे बहुत याद किया। माफ कर दे बहू, मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। उमा को अपनी गलती समझ आती है और वो अपनी बहू की कीमत को अच्छे से समझने लगती है। डमरूपुर गांव में पंजीरी देवी 5वीं तक के बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी। गांव में उसका बड़ा सम्मान और आदर था, जिसके चलते सभी उसे हेड मास्टरनी जी कहा करते थे। उसका एक ही बेटा था, अमित, जो कि गांव की पंचायत का सदस्य भी था। एक रोज पंजीरी देवी कुछ दूसरे गांव में अपनी स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वे करने निकलती है, तो वहाँ उसे मिठाई की दुकान पर बैठी एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। वो उस दुकान पर जा ही रही थी कि तभी सभी को लेने के लिए गाड़ी वहाँ आती है और उसे जाना पड़ता है। घर आकर वो अपने बेटे से कहती है, पता है अमित, आज बगल वाले गांव में गई थी तो एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली, मिठाई की दुकान पर बैठी थी, यानी हिसाब किताब भी जानती होगी। मैं तो उसके बारे में पता कर तेरी शादी की बात पक्की करूंगी। एक नजर में वो लड़की आपको इतनी पसंद आ गई? हाँ बिल्कुल, कुछ तो बात है उस लड़की में। बात तो होगी, वरना आप किसी भी लड़की को यूं इस तरह से अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी। पंजीरी देवी दूसरे गांव की उस लड़की मीनाक्षी के परिवार के बारे में पता करती है, जो कि बहुत गरीब था, और उनसे अपने बेटे के रिश्ते के बारे में चर्चा करती है। मीनाक्षी के गरीब माता पिता हेड मास्टरनी के घर से अपनी बेटी के लिए आए रिश्ते से बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और कुछ ही समय में मीनाक्षी अमित से शादी करके अपने गांव से डमरूपुर आ जाती है। अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर मीनाक्षी कहती है, हाय दैया, ये घर है कि महल, हमको तो बुझा ही नहीं रहा है। एक बात तो बताइए सासू माँ। हाँ बहू पूछ। वो यहाँ पर 2 नंबर का इंतजाम है कि खुले में ही जाना पड़ता है? वो का है ना, हमारे गांव में तो सब खेत में ही जाते हैं। माँ, ये कैसी अनपढ़ों जैसी बातें कर रही है? चुप कर, वो बेचारी गरीबी में से आकर इतना बड़ा घर देख रही है, तो क्या पता घबराहट में कुछ भी बोल रही हो। बहू चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। समय बीतता है। घर के कामकाज में तो मीनाक्षी अच्छी ही थी, इसीलिए कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन एक रोज पंजेरी स्कूल की कुछ जरूरी फाइल्स को पढ़ रही थी, तो उसमें से एक लेटर निकल कर गिरता है, जिसे झाड़ू लगाते हुए मीनाक्षी कूड़े में मिला देती है। तभी अचानक पंजीरी की नजर उस लेटर पर जाती है, तो वो उसे उठाते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या कर रही है? इस कागज को कूड़े में क्यों फेंक रही थी? सासू माँ, अब कूड़े को तो कूड़े में ही फेंकेंगे ना। अरे ये कूड़े वाला कागज नहीं है, फेंकने से पहले पढ़ तो लेती। पढ़ लेते? क्यों मजाक करती हो सासू माँ? काला अक्षर भैंस बराबर है, भला कैसे पढ़ लेते? उसकी ये बात सुनकर पंजीरी चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रही है बहू? पढ़े लिखे होकर कोई ऐसी बात करता है खुद के बारे में? पढ़े लिखे हम नहीं तो हम तो अनपढ़ है सासू माँ, हमको इस कागज पर लिखे अब कुछ भी पता नहीं है। अरे जब तू अनपढ़ है तो मिठाई की दुकान पर बैठकर हिसाब किताब कैसे करती थी?
हम करते ही नहीं थे। वो तो मिठाई पर मक्खियाँ ना लगे इसका ध्यान रखते थे। बाकी शादी के समय तो बाबा आपको बता ही होंगे कि वो गरीब के चलते हमको पढ़ा नहीं सके, इसलिए हम अनपढ़ हैं। ये बात जानकर के उसकी बहू अनपढ़ है, पंजीरी अपना सर पकड़कर सोफे पर गिर पड़ती है और अपने सर को जोर जोर से खुजाते हुए कहती है, अरे ओ नासपिटी, जब गांव में किसी को पता चलेगा कि स्कूल की हेड मास्टरनी की बहू अनपढ़ है तो सब जगह मजाक बनेगा मेरा। ये मैंने क्या कर दिया बहू। हाँ सासू माँ। खबरदार अपने अनपढ़ होने की बात किसी को भी कही तो लोगों के सामने अपना मुंह बंद ही रखियो। मीनाक्षी अपनी सास की बात बिना कोई सवाल किए मान जाती है, लेकिन गांव के लोगों में हेडमास्टरनी की बहू को लेकर काफी उत्साह था। एक रोज स्कूल की सभी टीचर मिलकर पंजीरी के कैबिन में जाती है। उन सबको देखकर पंजीरी कहती है, आप सभी कक्षाएं छोड़कर यहाँ एक साथ? प्रिंसिपल मैडम, आपको तो ज्ञात ही होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने वाली नीति मैडम के घर में शादी का माहौल है, तो वो 1 महीने की छुट्टी पर गई हैं। बिल्कुल पता है, क्योंकि सबकी छुट्टी की अर्जी मैं ही मंजूर करती हूँ। हाँ, तो वो जब तक नहीं आती तब तक उसकी जगह कोई और तो चाहिए बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाला, और हमारे विचार से ये काम आपकी बहू ही कर सकती है। ये क्या कह रहे हो सब? वो मेरी बहू है, कोई टीचर नहीं। हाँ, लेकिन वो इस गांव के अच्छे स्कूल की हेड मास्टरनी की बहू है। छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना तो वो कर ही सकती हैं, और अपने गांव के बच्चों के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं, और इस बात पर तो गांव की पंचायत को भी एतराज नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरी बहू आने से मना भी तो कर सकती है ना। पंजीरी स्कूल के टीचरों के सामने अपनी अनपढ़ बहू को स्कूल में न लाने के लिए बहुत बहाने बनाती है, लेकिन बात नहीं बनती। और गांव का एक छोटा सा स्कूल होने के नाते ऐसा कुछ होना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी। पंजीरी मुंह बनाए घर जाकर अमित और अपनी बहू से कहती है, अमित बेटा, कल से ये मेरी अनपढ़ बहू स्कूल जाएगी। इस उम्र में पढ़ने? नहीं, बच्चों को पढ़ाने, वो भी अंग्रेजी। हम स्कूल जाएंगे। स्कूल नहीं, स्कूल होता है अनपढ़। लेकिन माँ, इसका वहाँ क्या काम है? वही तो, लेकिन मैं फंस गई हूँ। एक दिन के लिए तो इसे स्कूल ले जाना ही पड़ेगा। अमित बेटा, एक काम कर, इस अनपढ़ की जगह तू ही बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल ले। माँ, ऐसा हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन आपको तो मेरा काम का पता है ना। मैं तो चाहकर भी समय नहीं दे सकता स्कूल में। अब क्या था, पंजीरी मजबूरी में अपनी अनपढ़ बहू को समझा बुझा कर स्कूल लेकर आती है। वहाँ के सभी टीचर्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जोर से घंटी बजती है और एक टीचर मीनाक्षी को दूसरी क्लास में ले जाती है, जहाँ बच्चे उनके आते ही चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची भारी सा बस्ता लिए धीरे धीरे क्लास में आती है, तो टीचर कहती है, मीना, तुम देरी से स्कूल क्यों आई हो? टीचर, बस्ता बहुत भारी है, मुझसे तो जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता है। ठीक है, जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पर। मीनाक्षी जी, अब बच्चों को पढ़ाइए, मैं चलती हूँ। आप संभाल लेंगी ना? हाँ, हम देख लेंगे बच्चा लोग को, आप जाइए। टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी एक बच्चे से किताब लेकर उसे उल्टा पकड़ते हुए वो बगल से चौक उठाती है और किताब में लिखे शब्द को घूर कर देखती है और मीना को बुलाकर बोर्ड पर लिखवाती है और पढ़ने को कहती है। हाँ, आप जो लिखी हो एक बार बोलो उसे। GOOGLE। टीचर, इसको जोड़कर कैसे पढ़ेंगे? हमको क्या पता, सासू माँ तो बता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं। बच्चा लोग को क्या पता। इसको तो गुलू गुलू कहते हैं। सभी बच्चे उसके पीछे एक एक शब्द को बोलने लगते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल के साथ कुछ बाहरी अधिकारी आते हैं और जो कहते हैं, ये सब क्या है प्रिंसिपल जी? क्या ऐसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बच्चों को गांव में? अरे नहीं सर, वो तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोरियत ना हो इसलिए टीचर बीच बीच में ऐसे हंसा देते हैं। हाँ, सही कह रही है प्रिंसिपल जी। ओह, ये भी सही है। वैसे भी आजकल के बच्चे बोर जल्दी होते हैं। वैसे प्रिंसिपल जी, स्कूल में खेलकूद की क्या व्यवस्था है? आइए, आपको ग्राउंड भी दिखाते हैं हम। वो पूरा दिन अनपढ़ मीनाक्षी स्कूल में ही काटती है और गांव के स्कूल की हर बात को ध्यान में रखती है। फिर चाहे वो बच्चों को मिलने वाले खाने में कमी करना हो या स्कूल की साफ सफाई हो। जब वो घर पहुंचती है तो अपनी सास को कहती है, सासू माँ, माना हम अनपढ़ है,
लेकिन जो आज हम स्कूल में देखे हैं उस पर सवाल पूछना चाहते हैं। गांव के स्कूल के बच्चों का बैग इतना भारी काहे होता है? मतलब लगता है जिससे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, किताबें नहीं, बोझा लेकर जा रहे हैं। और खाना है, स्कूल में बच्चा लोग को खाना देने में बहुत कमी किया जाता है और साफ सफाई पर तो ना ही बच्चों का ध्यान जाता है ना ही टीचर लोग का। ऐसे में बच्चों का ध्यान कैसे लगेगा पढ़ने में? तो मेरी अनपढ़ बहू ने स्कूल में इतना सब कुछ गौर किया। यही सभी चीजें मुझे आज स्कूल में आए अधिकारियों ने भी कही। चलो, अनपढ़ बहू के स्कूल जाने से कुछ ना सही, पर उसकी अच्छी सोच का तो पता ही चल गया। साथ ही तूने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि तू अनपढ़ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।